भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की विधिक सेल के संयोजक के त्यागी के कुशल नेतृत्व में 15 अप्रैल 2024 को अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 3 में आयोजित इस अधिवक्ता सम्मेलन में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालेंगे। साथ ही सभी अधिवक्ताओं ने दिल्ली के 7 सांसद प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। वहीं भाजपा लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खाली वकीलों की बात नहीं है, हम पूरी पूर्वी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं। जिस पर अगर निजामुद्दीन से लेके और मेरठ तक का जो हाईवे बना है वो सभी के लिए बना है। पहले 35 मिनट लगते थे, मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और मोदी जी ने ही उसको लोकार्पित किया। ये नया भारत है। मोदी जी ने देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को छुआ है। उनकी जो समाज कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती हैं। आपने एक समस्या गिनाई, पीने का पानी। बिल्कुल मैं मानता हूं दिल्ली के अंदर पीने के पानी की, गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पर जनता जानती है ये जिम्मेदारी केजरीवाल की है। वो जेल से चिट्ठी लिख के भेजेगा तब आतिशी पीने का पानी देगी। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। देखो, लीगैलिटी और जो हमारा कानून है उसमें निगम के काम अलग हैं, दिल्ली सरकार के काम अलग हैं, केंद्र के काम अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी की सरकार ऐसे बहुत से काम करती है। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं 10,000 बसें डीटीसी में बढ़ाऊंगा, 10 बसें नहीं बढ़ी हैं, अब केवल 2,500 बसें रह गई हैं, वो भी अगले साल ऑब्सोलीट हो जाएंगी। पर मोदी जी ने क्या किया, 1300 बसें इलेक्ट्रिक बसें जो कि केजरीवाल को देनी थी नहीं दी, 1300 बसें इलेक्ट्रिक मोदी सरकार ने फेम योजना वाली दी, जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो सके। और मैं अगर आपको गिनाने पे आऊं तो पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने अक्षरधाम से लेकर के सहारनपुर तक का एक हाईवे जो अगले 6-8 महीने में बनके तैयार हो जाएगा, ये पूर्वी दिल्ली को उन्होंने उनकी देन है। और तो और जहां झुग्गी व मकान, अभी चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले हमारी पूर्वी दिल्ली की 4 कॉलोनीज के लिए, कलंदर कॉलोनी, दिलशाद कॉलोनी और दीपक कॉलोनी और एक और उसके साथ की कॉलोनी के लिए, जहां झुग्गी व मकान के लिए उन्होंने नोटिफाई कर दिया है। चुनाव खत्म होते ही काम शुरू होगा। जैसे गोविंदपुरी में 3018 फ्लैट झुग्गी वालों को दिए हैं, वैसे ही 4000 फ्लैट दिलशाद कॉलोनी में भी दिए जाएंगे। ऐसे सैकड़ों काम है, मैं आपको गिना रहा हूं। जो दिल्ली की सरकार है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी विफलताएं भी गिना दूंगा। सर, आप यहाँ के बोल रहे हैं, वहाँ से कन्हैया कुमार मैदान में कांग्रेस ने तारा है, जेपी अग्रवाल उतरे हैं, चांदनी चौक से पृथ्वीराज उतरे हैं कांग्रेस से। क्या मानते हैं कि कांग्रेस अब भी चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है उसको कांग्रेस अपना नॉमिनी बनाती है, अपना उम्मीदवार बनाती है, तो इसका मतलब उनको देश से कोई प्यार नहीं है। वो राष्ट्र की बात सोचते ही नहीं है। शायद अगर राहुल गांधी जी इन बातों को सोचते तो कन्हैया को अपना कांग्रेस से उम्मीदवार ना बनाते। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो देशभक्त लोग नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर जयंती के दिवस को जो है संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ के रूप में मनाया है, तो क्या लगता है कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाह हो गई है, इसीलिए सब उनके मंत्रियों को, यहाँ तक कि सीएम को जेल में डाल दिया, तो क्या संविधान खतरे में है? झूठे लोगों का झूठा गठबंधन है। जहाँ तक उनका सीएम जेल में है, उनका सीएम अपने कर्मों के कारण जेल में है। शराब का घोटाला किया है जिसके कारण से जेल में है। अगर शराब के घोटाले में वो लिप्त नहीं थे, हम 2 साल से उनसे लगातार कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं फिर पूछ लेता हूं, उसका जवाब दे दें। जनता को क्यों नहीं दिए? अगर शराब की नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? शराब की नीति में ऐसा नया बदलाव लाने की क्या जरूरत थी कि ठेकेदारों को 2% कमीशन की जगह जो पहले मिलती थी 12% कमीशन दे रहे हो? उसकी क्या आवश्यकता है?
एयरपोर्ट के शराब के ठेकेदारों को 140 करोड़ रुपए क्यों माफ किए, इसका जवाब आज तक उन्होंने जनता को नहीं दिया है। और अगर वो सच्चे थे, जैसा उन्होंने 2013 में 14 में कहा था, मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो रिजाइन करूंगा। अक्टूबर में पहला ईडी का सम्मन आया था, अक्टूबर में ही पेश होते, 8 सम्मन अवॉइड क्यों किए? इसका मतलब चोर भाग रहा था। इस्तीफे से तो सर इनकार कर रहे हैं। वो तो उनकी मानसिकता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्होंने कहा है। वो सारी बातें झूठ बोलते हैं, बच्चों की कसम खाएंगे। कोविड में जनता मर रही थी और वो शराब की नीति बना रहे थे। वो 52 करोड़ कहाँ खर्च हो उनके बंगले में वो तय कर रहे थे। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी है और मुझे लगता है ये जेल में ही रह जाएगी। कुलदीप कुमार जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके सामने अब अपने आप को क्या लगता है, फिर चुनौती तो रही नहीं गई और ना ही कोई सामना? आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे जनता, उनकी क्षेत्र की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि कोविड के दिनों में उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। कोविड के दिनों में वो विधायक थे, जनता के बीच में कहाँ थे? केजरीवाल साहब ने 15 में कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, तो कोंडली और उसके आसपास में 5-10 स्कूल तो खुलते, एक भी स्कूल नहीं खुला। उन्होंने 20 कॉलेज 20 हॉस्पिटल की बात की थी, तो पूर्वी दिल्ली में एक कॉलेज एक हॉस्पिटल तो खुलता। ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आप उस समय कोविड के समय कहाँ थे और अभी आपने जो इतने वायदे किए थे, हम आप पे विश्वास कैसे करें? आपने कोई वायदा पूरा नहीं किया। तो आप ही पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की, आप उनको काम नहीं करने दे रहे। दिल्ली के अंदर गवर्नर रूल लागू करना चाहते हैं आप। हम काम नहीं करना देते। उनके पास 85,000 करोड़ रुपए का बजट है, संवैधानिक बजट है, संविधान ने उनको दिया है ये बजट। 85,000 करोड़ रुपए में बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने उस सारे बजट को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया और हजारों करोड़ रुपए केजरीवाल और उसके नेताओं ने भ्रष्टाचार में हड़पे। गवर्नर रूल लगाना नहीं चाहती दिल्ली में? क्यों लगाएंगे? चुनी हुई सरकार है, अपना समय पूरा करे, अपना काम पूरा करे। जेल में से सरकार चल नहीं सकती, वो फिर भी चलाना चाहते हैं। उनको लगता है चल सकती है तो चलाए। दिल्ली में कोई समस्या नहीं है। मैंने नहीं कहा, आप कह रही हैं। मैंने नहीं कहा पूरी दिल्ली में कोई समस्या नहीं, वो तो उनसे पूछिए, फिर उनसे पूछिए। तो सर जीतने के बाद सबसे पहला काम आप पूर्वी दिल्ली में क्या करेंगे, जो आपको लगता है? मेरे हिसाब से सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, पूर्वी दिल्ली में जितने झुग्गी क्लस्टर हैं उनको प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत लाके जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे। और केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, यमुना नदी की सफाई के लिए उन्हें 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं, उस पर उन्होंने कोई भी 3 रुपए भी खर्च नहीं किए, वो पैसा भी वो हड़प गए हैं। तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि हमारी जीवनदायिनी, हमारी संस्कृति की प्रतीक यमुना मैया को हम स्वच्छ करेंगे और साबरमती फ्रंट की तरह यहाँ पर यमुना जी का फ्रंट भी बनेगा। गंगा जी को तो बहुत राज्यों में बहुत जगह बहुत रूप बदला है, साफ किया गया है। आप दिल्ली के बारे में मेरे से पूछेंगे तो दिल्ली में यमुना जी में 18 नाले गिरते हैं। यही काम केजरीवाल को करना था। उन नालों के मुहाने पर सीटीपी प्लांट लगाने थे, 3,000 करोड़ इसीलिए दिए गए थे, पर मुझे लगता है उन्होंने अपने बंगले पर लगा दिए वो 3,000 करोड़ रुपए। देखो, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मैं भाजपा लीगल सेल दिल्ली प्रदेश का संयोजक के नाते ये अधिवक्ता सम्मेलन बुलाया है। मैं के त्यागी मेरा नाम है। हर्ष जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमने साथ काम किया है संगठन में, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम रखने का उद्देश्य था कि ये बुद्धिजीवी लोग हैं और बुद्धिजीवी व्यक्ति बिना तर्कों के, बिना मटेरियल के कोई निर्णय नहीं करता है। ये केवल किसी के कहने से किसी को वोट नहीं दे सकते। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि इस हर्षी वोट आपको ये लोग वकील क्यों दें, वो अपनी बात बताओ। तो हमारा केवल जो यहाँ पर सम्मेलन था, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, आतंकवाद मुक्त करने के लिए, ये जो देश में राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसको मुक्त करने के लिए, आपने देखा होगा 2014 से पहले अपराधी जेलों में बैठकर चुनाव लड़ते थे और संसद पर बैठ जाते थे। जब एक अपराधी संसद पहुंच जाएंगे तो वो क्या कानून बनाएंगे? क्या जनता के फायदे का कानून बनेगा? लेकिन वहीं एक पढ़े लिखे लोग जब जाएंगे, वकील होंगे जो कि कानून जानते हैं, हर्ष जी भी वकील हैं, कानून जानते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और जब एक वकील पार्लियामेंट में जाएगा
तो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कानून बनेगा और ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मोदी जी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो, विकसित भारत हो। और इस देश में जो पहले लेट लतीफ़ी चलती थी, 1 रुपया भेजा 15 पैसे पहुँचे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि डायरेक्ट बेनिफिट टू द अकाउंट ऑफ द सिटीजन, खाता खुलवाया, 1 क्लिक दबाया, पैसा भारतीय जो नागरिक है उसकी खाते में। तो बीच का कोई माध्यम है ही नहीं, वो खत्म, दलाली खत्म। पहले राशन कार्ड बनता था तो उसके लिए भी दलाली, आज राशन की दुकान भी मिल जाए तो कोई मतलब नहीं है। आज कुछ भी किसी को लेना है ऑनलाइन अप्लाई करता है और उसको मिल जाता है। डिजिटल इंडिया का केवल मतलब यही था कि भाई जो बीच के दलाल हैं वो खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेट सरकार सबके बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सम्मेलन था कि हम सब इनको भाजपा को समर्थन दें, मोदी जी के हाथ मजबूत करें, 400 पार लाएं और हर्ष जी को चुनाव जिताएं, पूरी दिल्ली से एक ईमानदार नेता को लेकर आए। देखिए, किसी भी प्रत्याशी से जनता की क्या अपेक्षा होती है कि वो जनता के जो दुख हैं, पीड़ा है, उन्हें समझे और उनके निवारण के लिए जो भी नीतिगत फैसले बनने चाहिए उनके लिए प्रयास करें। हर्ष मल्होत्रा जी सौभाग्यवश एक ऐसे प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली को मिले हैं कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले 43 वर्षों से समाज की, संगठन की, पार्टी की सेवा की है और युवा मोर्चा में एक छोटे से पद से निकलते हुए आज एक इस पद तक पहुँचे हैं कि पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। यानी कि उनके पास वो पूरा अनुभव है, वो ज़मीन से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें समस्याओं के बारे में पूरा ज्ञान है। और दूसरी अपेक्षा ये है कि उन समस्याओं के निवारण के लिए नीतिगत फैसले कैसे हो सकते हैं। सर, वकीलों की क्या समस्या है? तो वो मैं वकीलों की समस्याओं पे आऊँगा मैडम, मगर मैं जनता की समस्या, क्योंकि वकील जो तबका है वो जनता से हटकर नहीं है। अगर देश का विकास होगा तो वकीलों का भी विकास होगा। हर्ष मल्होत्रा जी लॉ ग्रेजुएट है, वकील रहे हैं वो, और वो नीतिगत फैसलों से भी भली भांति परिचित हैं। और आपने क्योंकि जो कहा कि अधिवक्ता जो एक हमारा जो जमात है उनके बारे में हर्ष जी ने क्या हमें प्रॉमिस किया, क्या उन्होंने कहा कि क्या करेंगे। देखिए, वकील काम करता है नीतियों के दायरे में, एक कानून बनते हैं। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ों के समय से जो कानून चले आ रहे थे वही कानून उन्हीं सैकड़ों साल पुराने ढर्रे पर देश चला आ रहा था। ये वो पार्टी है, ये वो संगठन है, मोदी जी ऐसा नेतृत्व है जिसने उन सैकड़ों साल पुराने जो कानून थे उनमें परिवर्तन करके जो समकालीन जिनकी आवश्यकता है ऐसे कानून मोदी जी ने बनाए। और इसी दिशा के अंदर ये काम जारी रहे। जो पुराने कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाने का ये पहली सरकार है जो काम कर रही है। ऐसे सैकड़ों ऐसे कानून जिनका आज कोई चेंजिंग कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। देखिए, संविधान एक जीवंत प्राणी है, यानी संविधान देश, राष्ट्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को बदलता है। तो ये जीवंत प्राणी है कि अगर जो 21वीं सदी का जो भारत है वो अगर जो संविधान 1947 में लिखा गया, अगर आज परिवर्तन है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार तो उसमें परिवर्तन लाना होगा। संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।